डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पटना में परिवारवाद पर तेजस्वी यादव का हमला, नई सरकार को लेकर तेजस्वी यादव के तीखे सवाल। मंत्रिमंडल गठन पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा। झारखंड के देवघर में संप्रेषण गृह में युवती की मौत के बाद जांच तेज। श्रावणी कुमारी की मौत पर प्रशासनिक टीम की रिपोर्ट तैयार। मौतों से प्रशासन और परिवार चिंतित। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस में कुर्सी संग्राम तेज। भाजपा ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर साधा निशाना। पीसीसी अध्यक्ष पद को लेकर बड़ी कांग्रेस में खींचतान, बोले कांग्रेस गुटबाजी में पूरी तरह उलझी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के तत्वाधान में रांची सिविल कोर्ट परिसर स्थित 40 कोर्ट भवन में वर्ष 2026 की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का उद्घाटन झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश एवं झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने वर्चुअल माध्यम से किया। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाना, अदालतों पर बोझ कम करना तथा वादियों के समय और धन की बचत करना है। इस विशाल विधिक अभियोजन के तहत वर्षों से लंबित मामलों को आपसी समझौते के आधार पर निपटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। झालसा के निर्देश पर सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सक्रिय किया गया है। राज्य भर में कुल 300 न्यायिक बेंचों का गठन किया गया है, जिनमें लगभग 1.53 लाख लंबित मामलों और 21.24 लाख प्री लिटिगेशन मामलों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें आपराधिक सुलहनीय मामले, चेक बाउंस, बिजली पानी बिल विवाद, श्रम और वन संबंधी मामले, वैवाहिक विवाद तथा बैंक रिकवरी केस शामिल है। उद्घाटन समारोह के दौरान मंच से झालसा और डालसा के पदाधिकारियों सहित रांची डीसी और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने अपने विचार रखे। वहीं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत में लोक अदालत की उपयोगिता और इसके व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डाला। अधिकारियों ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, तेज और जनहितकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, उम्मीद करते हैं काफी निष्पादित होगी। लोग में उत्साह है, शाम को पता चलेगा कितना होता है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इन्वेस्टिगेशन पे अपने स्पीच में कुछ कहा। इन्वेस्टिगेशन तो बहुत मैटर करता है ना किसी भी क्रिमिनल केस में। अगर इन्वेस्टिगेशन सही होगा तो फिर जो कोर्ट में जो कन्विक्शन रेट अगर बढ़ेगा तो लोगों में एक डर का माहौल होगा कि नहीं ऐसा करने से ऐसा होता है। लेकिन अगर कन्विक्शन नहीं होता है, एक्विटल होता है, तो जो सही में जो क्राइम किया तो उसका तो उत्साह बढ़ेगा, चलो करने से कुछ नहीं होता है, फिर करो, रिपीट करो। तो जो डेटरेंस है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इन्वेस्टिगेशन काफी इम्पोर्टेंट है, इसको सही होना तो जरूरी है। झारखंड के वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता राधा कृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर चुनाव के दौरान किए गए सभी प्रमुख वादे जल्द लागू करने का आग्रह किया। मंत्री ने राज्य के उपभोक्ताओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने और 200 रुपए की सीधी सब्सिडी देने की मांग भी रखी है। पत्र में उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। इसके अलावा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को लेकर विवाद के बीच भाषा संबंधी विसंगतियों पर विचार के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। समिति के अध्यक्ष वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर हैं। इसमें मंत्री संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद और सुदव्य कुमार शामिल हैं। सरकार की इस पहल को मामले में गंभीरता के तौर पर देखा जा रहा है। गढ़वा में बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की कीमतों के विरोध में झामुमो ने एक दिवसीय विशाल महाधरना दिया। पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जनसभा में मिथिलेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों से घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इससे आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद दाम बढ़ाए गए और युवाओं से रोजगार छीना जा रहा है। डीजल, पेट्रोल के दाम भी बढ़ाने की आशंका जताई गई। धरने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र
डीडीसी पशुपति नाथ मिश्रा को सौंपा। चेतावनी दी कि महंगाई और गैस कीमतों पर रोक नहीं लगी तो झामुमो सड़क पर बड़ा आंदोलन करेगा। वहीं पूर्व मंत्री ने गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। भाजपा पर महिलाओं के खिलाफ आमर्दित भाषा का भी प्रयोग लगाया। वहीं मांग पत्र में रोजमर्रा की वस्तुओं और गैस सिलेंडर के दाम पर नियंत्रण की मांग की गई। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। रांची समाहरणालय में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जनगणना 2027 के पहले चरण को लेकर बैठक हुई, जिसमें मकान सूचीकरण और स्वगणना प्रक्रिया की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि जनगणना को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए स्वगणना पोर्टल शुरू किया गया है। नागरिक 1 मई से 15 मई 2026 तक पोर्टल पर खुद अपने परिवार और आवास की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऐच्छिक है। अधिकारियों को शहरी ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। स्कूल, कॉलेज, पंचायत प्रतिनिधि एवं स्वयं सहायता समूह, बैंक और सामाजिक संगठनों के जरिए लोगों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने पर जोर दिया गया। उपायुक्त ने रोजाना पोर्टल पर स्वगणना की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए और जिले वासियों में सही जानकारी देकर जनगणना में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारशिला है। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र स्थित चक्री पहाड़ी के समीप बने संप्रेषण गृह में एक और युवती की मौत के बाद मामला गंभीर हो गया है। 5 मई को हुई इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच टीम का गठन किया। जांच टीम अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप चुकी है और पूरे मामले की निगरानी की जा रही है। जांच टीम की सदस्य एवं जिला कल्याण पदाधिकारी कुमारी रंजना ने बताया कि मृत युवती की पहचान श्रावणी कुमारी के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि श्रावणी एक स्पेशल चाइल्ड थी और इससे पहले रांची के सीआईपी में भी रह चुकी थी। प्रशासन के अनुसार संप्रेषण गृह में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। लगातार हो रही मौतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने संप्रेक्षण गृह में अतिरिक्त डॉक्टरों की नियुक्ति की है और बीमार बच्चों की विशेष निगरानी शुरू कर दी है। वहां रह रहे स्पेशल चाइल्ड्स का एम्स और सदर अस्पताल में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। गौरतलब है कि इस संप्रेषण गृह में अब तक 5 से 6 लड़कियों की मौत हो चुकी है। लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेज दी है और संभावना जताई जा रही है कि अब केंद्र स्तर के अधिकारी भी पूरे मामले की जांच कर सकते हैं। हाँ, एक श्रावणी कुमारी बच्ची की मौत हुई है। 2 बच्चियाँ बीमार थी तो वो हॉस्पिटल ले जाने के में उनको 2 घंटा रखा भी किया। इलाजरत थी वो, परंतु उन्होंने मतलब वो एक्सपायर हो गई। तो उसके लिए जांच टीम भी डीसी सर ने गठित किया था, जिसके अंतर्गत मैं भी सदस्य थी। हम लोगों ने जांच किया और वो बच्चियाँ सीआईपी से भी 1 साल पहले वहाँ रह के आई हैं, रांची से। और क्या कारण रहा ये अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया था, इसलिए हम लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम लोग जांच टीम सभी हम लोग जांच करके उसका रिपोर्ट हम लोग सबमिट कर चुके हैं और अब हालांकि उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था भी की गई है। गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र स्थित ईसरी बाजार में शुक्रवार देर शाम एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे तथा घायलों का इलाज हालचाल जाना। जिला प्रशासन के अनुसार घायलों का इलाज जारी है और गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद के अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
अब बात करेंगे बिहार की खबरों का रुख करके, जहां बिहार के नवनियुक्त भूमि एवं राजस्व विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल ने शनिवार को पदभार ग्रहण कर विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार और भ्रष्टाचार पर सख्ती के संकेत दिए। पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह विभाग उनके लिए नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी वह इसकी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अपने पिछले कार्यकाल में करीब 11,000 कर्मियों की बहाली कराई गई थी और बिहार में लंबे समय बाद कैथेड्रल सर्वे तथा रिविजनल सर्वे की शुरुआत हुई थी। दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है और इसे सबसे चुनौतीपूर्ण विभागों में गिना जाता है। उन्होंने माना कि एक समय ऐसा भी था जब लोग इस विभाग को काल कोठरी कहने लगे थे, क्योंकि लोगों को अपने काम के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अब जमीन से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा किया जाएगा, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि विभाग की पूरी टीम मिलकर इसकी छवि सुधारने का प्रयास करेगी। मंत्री ने हाल के दिनों में विभाग में चढ़ी हड़ताल का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले करीब 3 महीनों से कामकाज प्रभावित रहा, जिससे दाखिल खारिज, जमीन विवाद और रसीद काटने जैसे जरूरी कार्य अटक गए थे। उन्होंने कहा कि अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और सेवाओं को फिर से सुचारू बनाया जा रहा है। बिहार सरकार आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ और मंत्रिपरिषद के विस्तार में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार के निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद विभाग का बंटवारा हुआ। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की नई सरकार और मंत्रिमंडल गठन को लेकर एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पहली बार बिहार में 2 मुख्यमंत्री जैसी स्थिति है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा परिवारवाद पर बोलने का नैतिक हक खो चुकी है। कैबिनेट में पूर्व मुख्यमंत्रियों जीतन राम मांझी, जगन्नाथ मिश्रा और नीतीश कुमार के परिवार के लोगों को जगह दी गई। उन्होंने कहा कि पीएम पहले शहजादा कहकर विपक्ष पर तंज कसते थे, अब सरकार में शामिल शहजादों पर क्या कहेंगे। राजद नेता ने दावा किया कि मंत्रियों को जाति के आधार पर पद मिले हैं और महिलाओं को दरकिनार किया गया। इसे परिवारवाद की सरकार बताया। तेजस्वी ने इसे कानून व्यवस्था और आर्थिक हालात पर भी सवाल उठाए। कहा कि खजाना खाली है, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रहा है। बिजली दर बढ़ोतरी, नौकरी के वादों और नीट छात्रा हत्याकांड पर सरकार को घेरा। तंज कसते हुए कहा कि जब बापू के हत्याचारों को सरकार सौंप दी गई है तो नीतीश कुमार को अब शांति मिल गई होगी। देखिए, कौन मारे तो जांच का विषय है, लेकिन घटना जो हो रही है, चाहे ममता जी के घर या अभिषेक जी बनर्जी जी के घर के बाहर जाकर के ऊट पटांग करना, ये भी तो शोभा नहीं देता। कितने टीएमसी वर्करों को मारा गया, टीएमसी के दफ्तरों को जला दिया गया, बुलडोजर से तोड़ दिया गया। कौन से कानून के तहत? अररिया में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ताराबाड़ी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक नशा कारोबारी को 1 किलो से अधिक स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। यह अभियान अररिया एसपी जितेंद्र कुमार के निर्देश पर लगातार चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के पटेगना धर्मकांटा के पास अररिया कुर्सा कांटा मुख्य मार्ग पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। गिरफ्तार युवक की पहचान बरदागा वार्ड नंबर 11 निवासी 28 वर्षीय मोहम्मद मिराज अंसारी के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से 1028 ग्राम स्मैक और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया। इस मामले में तारावाड़ी थाने में एनडीपीसी एक्ट की धारा 8C और 21C के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। एसपी जितेंद्र कुमार ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जिले में नशा कारोबारियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आज ताराबाड़ी
थाना अंतर्गत जो स्मैक सूखा नशा के खिलाफ जो ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है जिले में, उसमें आज सुबह में एक अच्छी रिकवरी हुई है। ताराबाड़ी थाना अंतर्गत पटेगना धर्म काटा के पास अररिया कुर्सा काटा मुख्य मार्ग पर इस पे मोहम्मद मिराज अंसारी ये पकड़े गए हैं। इनके पास से लगभग 1 केजी 28 ग्राम स्मैक जैसा जो मादक पदार्थ है वो पकड़ा गया है। एक मोबाइल है वो पकड़ा गया है, और जो भी इनका कहां से लेके आ रहे हैं। फुलवारी शरीफ विधानसभा में विकास को रफ्तार देते हुए विधायक श्याम रजक ने शुक्रवार को 1.27 करोड़ रुपए की सड़क और नाला निर्माण योजना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत नगर परिषद के वार्ड 11 और 12 में पीसीसी सड़क व आरसीसी नाला बनेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन आफ्ताब आलम ने की। वार्ड 11 में साकेत बिहार मोड़ से रामसेवक शर्मा के मकान तक 61 लाख की लागत से सड़क बनेगी। वहीं वार्ड 12 में पेठिया बाजार से रानीपुर पुल तक 66 लाख रुपए से सड़क और नाला निर्माण होगा। स्थानीय लोगों ने विधायक का स्वागत किया। श्याम रजक ने कहा कि सड़क विकास की रीढ़ है और चुनावी वादे पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने साकेत बिहार मोड़ पर हाई मास्ट लाइट लगाने की घोषणा की और बिजली समस्या दूर करने के निर्देश दिए। नगर परिषद द्वारा दे यहाँ पर इस रोड से राम सेवक जी के घर तक 61 लाख रुपए की सड़क बनता है और रानीपुर से पेठिया तक नाली और सड़क दोनों बनेगा। उसमें 66 लाख की योजना है। दोनों योजनाओं का शिलान्यास हुआ है और इस योजना का कार्यान्वयन कार्यारंभ शुरू होगा 2 दिनों में और 3 महीने में कार्य होगा। एलिवेटेड रोड की बात किया लोगों ने। हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नीतीश कुमार जी भी थे, विकास की बात करते। रायपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान और पीसीसी अध्यक्ष पद को लेकर जारी वर्चस्व की लड़ाई पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब बीसीसी बनाम डीसीसी में बढ़ चुकी है और अब नए धड़े की एंट्री ने कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे की स्थिति उजागर कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब विचारधारा नहीं बल्कि केवल कुर्सी की लड़ाई बची है। देवलाल ठाकुर ने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा जताने के बाद कांग्रेस के विभिन्न खेमों में बेचैनी बढ़ गई है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अब राजनीतिक दल कम और गुटों में बटा संगठन ज्यादा बन चुकी है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि विधानसभा, लोकसभा और उप चुनाव में लगातार हार के बावजूद कांग्रेस नेता आत्ममंथन करने के बजाय संगठन पर कब्जे की राजनीति में लगे हुए हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, उमेश पटेल और देवेंद्र यादव के नामों का जिक्र करते हुए इसे म्यूजिकल चेयर रेस करार दिया। परेशानी होती थी तो विभाग ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से आग्रह करके हम लोगों ने इसकी स्वीकृति कराया है और अब करीब करीब सभी जिलों में वाहन उपलब्ध हो जाएंगे और जिससे कि अपेक्षा है सरकार की, शासन की, कि मैदानी स्तर में हमारे जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं उनको आज के स्थिति में संसाधन तो चाहिए। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रायपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम नारायणपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के बच्चों और रेड क्रॉस प्रभारी नरेंद्र मेश्राम ने नया रायपुर स्थित निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार कश्यप से सौजन्य मुलाकात की। कार्यक्रम में बच्चों ने मंत्री केदार कश्यप को रेड क्रॉस का बैज लगाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर नारायणपुर जिले के महका, गुड़दिड़ीपाड़ा और रोमावंड सहित कोरिया जिले के बैंकुचपुर से आए बच्चे भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और रेड क्रॉस परिवार के साथ आत्मीय संवाद का माहौल देखने को मिला।
रायपुर में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को गति देने के लिए मंत्री रामविचार नेताम ने 8 जिलों के लिए नए विभागीय वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में योजनाओं के संचालन और मॉनिटरिंग के लिए वाहन सुविधा की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी, जिसे अब दूर किया जा रहा है। इससे दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों तक विभागीय गतिविधियों की पहुंच और मजबूत होगी। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है। नए वाहनों की उपलब्धता से जिला और विकास खंड स्तर पर अधिकारियों तथा मैदानी आमलों की योजनाओं के क्रियान्वयन, निरीक्षण और हितग्राहियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। महान नदी के छिंदिया डांट रेट घाट में अवैध खनन और रेत तस्करी का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। राजपुर क्षेत्र के धंधापुर से होकर गुजरने वाली महान नदी में रेत माफिया खुलेआम सक्रिय है। आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण माफियाओं के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नदी से बड़े पैमाने पर अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह 5 बजे से ही रेत माफिया नदी में सक्रिय हो जाते हैं और देर शाम तक लगातार रेत निकासी का काम चलता रहता है। हर दिन करीब 200 ट्रैक्टर और अन्य बड़े वाहनों के जरिए रेत की तस्करी की जा रही है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन के कारण करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल की नींव भी कमजोर होने लगी, जिससे भविष्य में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। वन विभाग ने अवैध लकड़ी कारोबार का भांडाफोड़ किया है। मरवाही वन मंडल में वन विभाग ने अवैध लकड़ी कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। ग्राम पिपरखुटी में छापा मारकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित साल की लकड़ी जब्त की गई। कार्रवाई डीएफओ ग्रीष्मी चांद के नेतृत्व में हुई। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने क्षेत्र में देर रात छापेमारी की। लाल सिंह राठौर के घर से 136 नग साल चिरान और 11 नग साल के लट्ठे बरामद हुए। लकड़ी काटने के हाथ और मशीन के औजार भी जब्त किए गए। डीएफओ ने कहा कि साल की लकड़ी प्रतिबंधित है। इसका अवैध कटान, परिवहन और भंडारण गैर कानूनी है। आरोपियों पर भारतीय वन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। जब्त लकड़ी की कीमत का आकलन किया जा रहा है। वन विभाग ने कहा कि वन संपदा बचाने के लिए ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी और ग्रामीणों से सूचना देने की अपील की। हम लोगों ने पीपरखुटी बीट में कंपार्टमेंट है 23, 24 और 23, 25 के पास यहाँ 2 घरों में हम लोगों ने आज सर्च वारंट दिया है और इन दोनों घरों में हमें भारी मात्रा में साल का चिरान प्राप्त हुआ है और उससे संबंधित जो भी आरा और हस्त चलित आरा और इलेक्ट्रिक चलित आरा भी हमको प्राप्त हुए हैं और 136 चिरान हमको अभी तक मिली है, जिसका 2 घन मीटर उसका वैल्यूएशन हम लोग करवाएंगे और दूसरे घर में भी अभी जारी है। बेमेतरा जिला का नवागढ़ ब्लॉक का तुरा सेमरिया गांव में सड़क किनारे तालाब के पास कथित अवैध पेड़ कटाई का मामला अब प्रशासनिक जांच उपरांत कार्यवाही तक पहुंच गया है। मामले की शिकायत नवागढ़ एसडीएम को किया गया है। उनके बाद नवागढ़ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का निरीक्षण किया। ग्रामीण सूत्रों के अनुसार तालाब किनारे एवं सड़क मार्ग के आसपास लगे पेड़ों की कटाई की जा रही थी। मामले में गाँव के सरपंच पर कटाई करवाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। शिकायत के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कटे हुए पेड़ों और क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। सरपंच से बोली जैसे लकड़ी काट दी तो कट वो तो 4 थे, 4 से कट 5 से 4 से कटे 5 से सौदा तो नहीं भैया काटे बोली से काटते हैं। सत्यनारायण जोशी ग्राम तालाब के पास ये पेड़ है, उसको ना अवैध रूप से कटवाया जा रहा है सरपंच द्वारा। यहाँ का पंच हूँ तुरसमरिया पंचायत। अभी बात तो नहीं हुआ है पंचायत में इसके। नाम ललित कुमार जोशी है, मैं तुरसमरिया से हूँ। यहाँ मतलब सुबह रनिंग करने आया था तो देखा कि यहाँ कुछ लोगों द्वारा ये जो तालाब है उसमें जो पेड़ लगा हुआ है पहले से है उसको कटाया जा रहा था। तो मेरे द्वारा मना करने के बाद कुछ रुके थे। फिर ना यहाँ का एक व्यक्ति है जो सरपंच के ना बेटे हैं, वो आए और हम लोगों को बोलने लगे कि मैं अपने मनमानी से कटवा रहा हूँ, जो भी करना कर लो, हम लोग रुकने वाले नहीं है ऐसा कर। ये हमारे को सूचना के आधार पे हम स्पॉट पे पहुंचे और वहां पर देख रहे हैं कि जो काटने वाला जो है ये तालाब के पार में बबूल के
6 नग वृक्ष को काटा गया। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का रुख करके, जहां अंबरनाथ नगर परिषद में बहुमत को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर सुनवाई के बाद ठाणे कलेक्टर द्वारा श्री कृष्ण पंचाल ने गुरुवार को शिवसेना की महायुति अघाड़ी को वैध मान्यता दे दी। दिसंबर 2025 के चुनाव में शिवसेना 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। भाजपा को 14 सीटें मिली। भाजपा के तेजश्री करंजुले पाटिल नगराध्यक्ष बने, लेकिन बहुमत के लिए 3 सदस्य चाहिए थे। भाजपा ने कांग्रेस, एनसीपी और अपक्ष के साथ अंबरनाथ विकास अघाड़ी बनाई थी। बाद में एनसीपी के 4 पार्षद और 1 अपक्ष ने शिवसेना को समर्थन दे दिया, जिससे शिवसेना गठबंधन की संख्या 32 हो गई। कलेक्टर ने पहले एवीए की मान्यता रद्द कर महायुति अघाड़ी को मान्यता दी थी। भाजपा हाईकोर्ट गई, जिसके बाद दोबारा सुनवाई हुई। अब कलेक्टर ने फिर शिवसेना गठबंधन को वैध ठहराया है। शिवसेना नेता राजेंद्र वलेकर ने कहा कि अब उनकी अघाड़ी सभी विशेष समितियां गठित कर सकेंगी। डोंबिवली के नेतावली स्थित रीजेंसी स्टेट सहकारी गृह निर्माण संस्था कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बन गई है। यहाँ गीले और सूखे कचरे का 100% वर्गीकरण होता है। 1 मई 2021 से शुरू इस परियोजना में गीले कचरे से जैविक खाद बनाई जा रही है। 24 इमारतों और 1092 फ्लैट्स वाली सोसाइटी में रोज करीब 1200 किलो गीले कचरे की प्रोसेसिंग होती है। एरोबिक माइक्रोबियल कंपोजिटिंग से हर महीने 3000 किलो खाद तैयार होती है। खाद का इस्तेमाल सोसाइटी के बगीचों, किचन गार्डन और किसानों को कम कीमत पर देने से होता है। कल्याण के महात्मा फुले पुलिस स्टेशन क्षेत्र में कराटे सिखाने वाले एक प्रशिक्षक पर 9 साल की छात्रा से छेड़छाड़ करने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कराटे कोच गिरीश बागमरे अपनी प्रशिक्षण क्लास में आने वाली बच्ची के साथ गलत हरकत करता था। घटना सामने आने के बाद बच्ची के परिजनों ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही महात्मा फुले पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। खारघर के ओवा कैंप इलाके में पानी संकट गंभीर हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 8 से 10 दिन में सिर्फ एक बार पानी मिल रहा है। गर्मी बढ़ने से हालात और खराब है। अनियमित सप्लाई से रोजमर्रा की जिंदगी ठप है। महिलाओं और बुजुर्गों को ड्रम बाल्टी लेकर लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। पीने और घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी नहीं मिल रहा है। कई परिवार मजबूरी में महंगे निजी टैंकरों से पानी खरीद रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। स्मार्ट सिटी के दावों के बीच पानी के लिए संघर्ष पर सवाल उठ रहे हैं। हम खारघर सिटी में रहते हैं। खारघर सिटी के बाजू में ही ओवे कैंप गाँव है। वो ओवे कैंप कई साल से यहाँ पे है। ये कोयना धरन है ना, वहाँ से वो यहाँ पे आए लोग इतने साल से, लेकिन यहाँ पे पानी का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही नहीं है। तो मेरी मांगनी है कि सरकार से कुछ तो कीजिए और हमें औरतों को, लेडीज को जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। घर में नल की सुविधा कर दीजिए। जहाँ खारघर को स्मार्ट सिटी, एजुकेशन सिटी कहा जाता है, मैं उसी खारघर स्थित ओवा कैंप गांव में हूँ, जहाँ आप देख सकते हो पानी की किल्लत को लेकर गांव में जो है आप ये दृश्य देख सकते हो कि गांव में 10-10 दिन जो है पानी आ नहीं रहा है। इसी वजह से पूरा गांव के घर के बाहर जो आप नीले ड्रम देखते हैं, ऐसे पूरे गांव में जो है, पूरे गांव के बाहर जो ड्रम रखा हुआ है, यहाँ पर सिडको ध्यान नहीं दे रही है, ना ही पनवेल नगर पालिका है जो यहाँ पर पानी के लिए कुछ कर रही है। ऐसा आरोप जो है गांव वाले का लगाया जा रहा है। आप देख सकते हो कितने ड्रम जो यहाँ पर लगे हुए हैं। कुल मिलाकर 10 दिन में जो है एक टैंकर, पानी का टैंकर आता है। वो पानी के टैंकर से इस ड्रम में जो है पानी डाला जाता है। लेकिन कहने की बात यह है कि ये जो स्मार्ट सिटी कहा जाता है, उसी स्मार्ट सिटी के खारघर में ये जो पानी की किल्लत को लेकर ओवा कैंप के गांव में जो ये मुसीबत है, वो कब तक टलने वाली है, ऐसा गांव वालों का कहना है। मनोज भिंगारडे, एपीएन न्यूज, महाराष्ट्र।
वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिल्ली में एक भव्य अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जहां देश विदेश की जानी मानी हस्तियों की मौजूदगी देखने को मिली। इस मौके पर बिजनेस टाइकून डॉक्टर संजीव जुनेजा को एक्सीलेंस इन ब्रांड बिल्डिंग एंड कंज्यूमर ट्रस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें भारतीय उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान, मजबूत ब्रांड निर्माण और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास कायम करने के लिए प्रदान किया गया। यह समारोह वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल प्रेसिडेंट और राज्यसभा सांसद डॉक्टर विक्रमजीत सिंह सानी के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। डॉक्टर संजीव जुनेजा ने डॉक्टर ऑर्थो, रूप मंत्रा, पेट सफा और सच्ची सहेली जैसे कई सफा आयुर्वेदिक ब्रांड स्थापित किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने विचार साझा कर लाखों स्टार्टअप्स को मोटिवेट भी किया है। डॉक्टर जुनेजा ने यह अवार्ड अपने लाखों उपभोक्ताओं एवं अपनी टीम को समर्पित किया। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।